नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके में आई हुई आपदा में प्रभावित परिवारों का पुनर्वास करने का आश्वासन दे दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस दुनिया से चले जाने वालों को मुआवजे से तो क्या वापस नहीं लौटाया जा सकता, अलबत्ता अपनों को खोने वालों के परिवारों का पुनर्वास होगा और इसके लिए तमाम जरूरी कदम उठाए जाएंगे। दूसरी ओर एनडीआरएफ की टीम आज किश्तवाड़ पहुंची, जहां से उसे दक्षिण के लिए एयरलिफ्ट कर दिया गया। एनडीआरएफ की टीम अपने साथ डॉग स्क्वाड व अन्य जरूरी आधुनिक उपकरण भी ले गई है और जिससे अब ये उम्मीद बंधी है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कोशिश रंग लाएगी और लापता लोगों को जल्द ढूंढ लिया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों को पेश आ रही दिक्कतों के लिए सरकारी परियोजनाओं की सुस्त रफ्तार को जिम्मेदार ठहराया है। कठुआ में आज पशुधन मेले का यहां आयोजन किया गया था। उद्घाटन इसका करने पर वो पहुंचे हुए थे और उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में बिना किसी का नाम लिए जम्मू कश्मीर के निजाम से कुछ अधिकारियों और सरकारी मुलाजिमों को खूब खरी खोटी सुनाई। उपराज्यपाल ने खासतौर पर कुछ बिजली परियोजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि जिन परियोजनाओं को आज से 10 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था, वो अभी तक अधर में ही लटकी हुई हैं। उपराज्यपाल ने लापरवाह अधिकारियों को आगाह करने के साथ साथ अपना काम निष्ठा से कर रहे अधिकारियों और मुलाजिमों को भी किसी के दबाव में न आने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही को यहां किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इससे पहले उपराज्यपाल ने पशुधन मेले का आज औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया और कठुआ के हीरानगर इलाके में 2 दिवसीय ये मेला बुधवार को शुरू हुआ था, लेकिन बारिश की वजह से इसकी अवधि अब कल तक बढ़ा दी गई है। उपराज्यपाल ने इसमें भाग लेने वाले किसानों और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले किसानों को भी मुबारकबाद दी। बिजली हम बनाते हैं जबकि हम 1500-2000 मेगावाट बना सकते हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के काम जो 14-15 साल पहले शुरू हुए थे वो आज तक पूरा नहीं हुए। अभी पिछली बार जब मैं जम्मू आया था तो कई ऐसे कामों का लोकार्पण हमने किया जो 15 साल पहले शुरू हुए थे, 10 साल पहले बन जाने चाहिए। ये पद्धति सबको बदलनी होगी, ये नहीं कर सकता। और मैं जो सही ढंग से काम करें उन कर्मचारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये आप काम इसलिए कर रहे हैं कि लोग खुश रह सकें, लोगों की तकलीफें दूर की जा सकें। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस चक्कर में मत पड़िएगा, किसी दबाव में। मैं कभी नहीं आने वाला हूं, जो सही है वही होगा और इसको कोई बदल नहीं सकता है। मैं तेरी बात करता हुआ आप सबको होते साधुवाद देता हूं। क्या टेक्नोलॉजी वो लोगों को खरीदने बेचने का अवसर मिलेगा, ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुझे लगता है कि सबसे सहयोगी काम हो सकता है, उनकी आर्थिक उन्नति में जो सबसे ज्यादा सहयोग दे सकता है वो उनका पशुधन है। और मुझे इस बात की खुशी है कि पशुपालन के क्षेत्र में पहली बार इतने बृहद स्तर पर काम पूरे जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। मौसम के तेवर एक बार फिर से बिगड़ने की आशंका और चेनाब दरिया में उफान के मद्देनजर डोडा प्रशासन ने एक बार फिर से लोगों को चेतावनी दे दी है। प्रशासन द्वारा लोगों को चेनाब दरिया के नजदीक न जाने की तकदीद कर दी गई है, आह्वान किया गया है, अपील की गई है और शहर में बाकायदा अनाउंसमेंट कर लोगों को फिलहाल चेनाब से दूर रहने को कहा गया है। और इसके अलावा अन्य नदी नालों में भी जल स्तर बढ़ने की आशंका के मद्देनजर लोगों को आगाह किया जा रहा है। तमाम हजरात आज दफ्तर म्युनिसिपल काउंसिल डोडा बहुकुम जनाब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब म्युनिसिपल काउंसिल डोडा अंदर हदूद म्युनिसिपल काउंसिल डोडा में रहने वाले तमाम हजरात को हिदायत की जा रही है कि मौसम खराब होने की वजह से दरिया में किसी भी वक्त पानी ऊपर चढ़ सकता है। इसलिए तमाम लोगों से पुरजोर अपील की जाती है कि दरियाई चिनाब के नजदीक जाने से परहेज करें।
तो घर वालों से किसी बात पर रूठकर कथित तौर पर दरिया में अपनी जान देने पहुंची एक नाबालिग किशोरी ने आज पुलिस के साथ साथ आम लोगों को भी खूब यहां पर छकाया। और ये किशोरी दरिया में तो कूद गई, लेकिन गनीमत ये रही कि इसकी जान नहीं गई और एसडीआरएफ ने हिम्मत कर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मामला उधमपुर के दरसू इलाके का है, जहां पर उफनते पानी में एक किशोरी को देखकर लोगों की होश उड़ गए और इस किशोरी को बचाने के लिए हालांकि एक युवक भी दरिया में कूद गया, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि दरिया के बीच वो फंस गया और सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो जम्मू यूनिवर्सिटी से बीपीएड और एमपीएड के कर रहे जो स्टूडेंट्स हैं, वो पाठ्यक्रम के तहत भद्रवा की खूबसूरत वादियों में उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। और खास बात यह है कि 10 दिवसीय इस कैंप के आयोजन में भारतीय सेना अपना योगदान दे रही है, जिसमें भाग लेने वाले करीब 200 स्टूडेंट्स को विपरीत परिस्थितियों से निपटने के तौर तरीके के बारे में जानकारी दी जा रही है। और जम्मू यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी आप देखिए, जो डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि ऐसे कैंप वार्षिक कैलेंडर का हिस्सा रहते हैं, जिनमें बीपीएड और एमपीएड स्टूडेंट्स को ज्ञान दिया जाता है। हमारा बीपीएड और एमपीएड के स्टूडेंट्स का जो कोर्स होता है, इसका ट्रेनिंग पार्ट रहता है, जो करिकुलम का पार्ट है, जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज, मोस्टली कैंप में कैसे रहना है और कैसे और सिचुएशन में अगर आप जाते हो, फॉरेस्ट में जाते हो या कहीं ट्रैक पे जाते हो, माउंटेनिंग के लिए जाते हो, तो वहाँ पे कैसे कैसे डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स के साथ आप डील करते हो, वो सब चीज़ों की ट्रेनिंग जो है इन बच्चों को यहाँ पे दी जाती है। तो भद्रवा एक ऐसा डेस्टिनेशन है कि जहाँ पे आपको इट्स ए काइंड ऑफ डेस्टिनेशन जहाँ पे आपको ट्रैक्स भी अच्छे मिल जाते हैं, माउंटेन्स भी मिल जाते हैं, प्लेन भी मिल जाता है, वैली भी मिलती है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी यहाँ पे सारे जो है यहाँ पे हो सकती हैं। तो उसी के मद्देनजर हमें लगा कि भद्रवा एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो अनएक्सप्लोर्ड है। वर्ल्ड ओवर टूरिज्म मैप पे तो आ चुका है, लेकिन हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को लेके या स्पोर्ट्स वर्ल्ड में अभी तक जो है भद्रवा का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। तो इट्स ए बेस्ट टाइम टू इंट्रोड्यूस भद्रवा एज ए डेस्टिनेशन फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड अदर कैंपिंग एंड ट्रैकिंग। तो छोटे पर्दे पर दिखाए जाने वाले टीवी सीरियल रोशनी में रियासी के युवा कलाकारों ने अपनी अभिनय का प्रतिभा यहां पर दिखाने की कोशिश की है। अभिनय प्रतिभा का परचम उन्होंने लहराया है। सीरियल रोशनी की ज्यादातर शूटिंग जिले के भूमाग इलाके में की गई है और इसके अलावा रियासी नगर अस्पताल व आसपास के गांव में भी सीरियल के कई दृश्य फिल्माए गए हैं। और सीरियल में ज्यादातर कलाकार अभिनय कला मंच के हैं, जिन्होंने अपने अपने हिस्से के किरदारों को भी बखूबी निभाया है। और सीरियल की शूटिंग पूरी होने के बाद आज इसका प्रोमो जारी कर दिया गया। इस मौके पर जिले के एसीडी अनिरुद्ध राय और मुख्य अतिथि के रूप में ये वहां पर मौजूद रहे हैं, जिन्होंने सीरियल की सराहना करते हुए कहा कि इससे रियासी के युवाओं में छिपी हुई प्रतिभा बाहर आएगी और उन्हें इससे भी बड़े प्लेटफॉर्म पर काम करने का मौका मिलेगा। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आज से जब 1.5 साल पहले मैंने जहां रियासी डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन किया था, तभी इसकी जो शूटिंग थी वो बुमाग एरिया में शुरुआत हुई थी। तो मैं तभी इन कलाकारों से और इनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिला था, तभी बड़ा उल्लास था, जोश था। और हमारा जो एरिया बुमाग का एरिया अब इससे एक नेशनल यानी कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा और जो हमारे युवाओं को एक नया रास्ता मिलेगा। एक आज के टाइम में कलाकारों के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजोन। वही है कि लोकल टैलेंट इससे उभर के आएगा और हमारा जो लोकल जहाँ का डोगरा कल्चर है, जहाँ बाकी हमारे कल्चर के हिस्से हैं, वो एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को दिखाए जाएंगे और हमारे युवाओं को ना कि सिर्फ आमदनी ही नहीं बल्कि उनकी जो कला है वो भी एक अच्छे लेवल पे प्रदर्शित। तो सुचेतगढ़ के गांव नानोवाली की बद से बदतर हो चुकी हालत के विरोध में कांग्रेस नेता मोहन चौधरी ने आज स्थानीय लोगों को साथ लेकर डीडीसी सदस्य तरनजीत सिंह टोनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। और चौधरी ने गांव में एक पुराने तालाब और सड़कों का हवाला देते हुए टोनी को यहां खूब खरी खोटी सुनाई। और चौधरी ने आरोप लगाया कि टोनी ने डीडीसी चुनावों से पहले यहां नानोवाली के लोगों के साथ जो वादे किए थे, आज तक उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। और साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से जलमग्न ये यहां पर सड़कें हो चुकी हैं, लेकिन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। मुर्दाबाद डीडीसी मेंबर टोनी, मुर्दाबाद डीडीसी मेंबर टोनी, मुर्दाबाद डीडीसी मेंबर टोनी, मुर्दाबाद डीडीसी टोनी जी जो इलेक्शन के पहले वादा करके गए थे, मैं इस तालाब को
4 दिन में साफ कराऊंगा। फौरी तौर पे जब मैं जीत गया इसको एक नक्शा बदल दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं सरदार जी को, कहां है आपका वो प्रोग्राम, कहां आपकी वो बातें। और बेशर्म तू रोज मीडिया में बोलता है मैंने 4 चांद लगा देती है सुचेतगढ़ में, मैंने वहां क्रांति ला दी है। ये क्रांति है आपकी। ये हमारे गांव की हाल है जहां से लोगों ने 10 वोट खिलाफ दिए, जो 400-500 वोट गांव का तो सब तरनजीशी टोनी को दिया। उन्हें इसलिए दिया कि ये लोग हमारा काम करेंगे। ये जितने भी जीत के गए हैं सब बेशर्म लोग हैं। मुझे वोट नहीं चाहिए, मैं वोट की राजनीति नहीं करता। आज कोई इलेक्शन ही पे मुझे वोट चाहिए, मुझे इस गांव का भला चाहिए। अगर कोई महामारी आके कोरोना ने इतनी तबाही मचा दी हमारे हिंदुस्तान में, हमारे गांव में इस बार लाखों लोग। कुछ समय पहले करीब 5 महीने आंदोलन कर चुके धर्मार्थ ट्रस्ट के मुलाजिमों और मैनेजमेंट में फिर से तनातनी का माहौल पैदा हो गया है और धर्मार्थ ट्रस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन की मैनेजमेंट पर कई संगीन आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। आगाह किया गया है और पानी सर से अब ऊपर होने पर वो अपना आंदोलन दोबारा से शुरू करने में पूरी तरह से गुरेज भी नहीं करते हुए नजर आएंगे। इस तरह से चेतावनी भी देते हुए नजर आए। एसोसिएशन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि ट्रस्ट के मुलाजिमों और मैनेजमेंट में जो समझौता हुआ था उसका पालन नहीं किया जा रहा और मैनेजमेंट नए नए हथकंडे अपनाकर बदले की भावना से मुलाजिमों को प्रताड़ित कर रही थे और जिसे अब बिल्कुल भी यहां बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बातें हुई, मेमोरेंडम जो साइन हुआ MOU, उसके बाद मैनेजमेंट ने पुनः अपनी जो नीति है वो कूटनीति में परिवर्तित करके वही परिस्थितियां दोबारा बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत सारे कर्मचारियों को उनकी नौकरी से निकाल दिया, बहुत सारे कर्मचारियों को ऐसी जगहों पर ट्रांसफर कर दिया जहां वो जा ही नहीं सकते, जैसे कि जम्मू के कर्मचारियों को कश्मीर में ट्रांसफर कर रहे हैं और कश्मीर के जो कर्मचारी हैं वहां पर उनको आगे क्या इनके ले जाने का जो सामने ज्ञात होता है कि कश्मीर के कर्मचारियों को वो जम्मू में लाएंगे। ऐसे ही कई सारे जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी वेतन बंद कर दी है। ऐसे कई स्थान हैं जहां पर उनका मन कर रहा है कि इस स्थान की वेतन रिलीज कर दी जाए तो वो कर रहे हैं, और जिस स्थान की वेतन रिलीज नहीं करने का उनका मन है वो नहीं कर रही। एजिटेशन वगैरह हैं, इस करने में उनकी कोई धंधा नहीं है, लेकिन विवश करोगे तो उसके लिए वो साक्षात तैयार भी है। जय श्री राम। तो नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर SC/ST ने इस वर्ग के बच्चों से इस सेंटर में दाखिला लेने का आह्वान किया। सेंटर का दावा है कि 12वीं कक्षा का पड़ाव पार कर चुके स्टूडेंट्स के लिए नेशनल करियर सर्विस यहां सेंटर द्वारा करवाए जा रहे कोर्स उनका भविष्य संवारने में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। तो सेंटर के अधिकारी शाहसाब जो चौधरी हैं, इनका नाम शाहबाज चौधरी है और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान SC/ST वर्ग के बच्चों से ये आह्वान करने के साथ साथ उन्हें सेंटर में दाखिला लेने की औपचारिकताओं से भी अवगत करवाया गया। अगर कोई भी बच्चा, जैसे कि अभी उन्होंने रिसेंटली 10+2 पास की है और कुछ बच्चे अपनी एडमिशन्स के लिए सोच रहे हैं, ये वोकेशनल कोर्सेज करने के बाद इनको लगता है कि एक इनकी एडिशन क्वालिफिकेशन एड अप हो जाएगी, तो वो बच्चे हमारे पास अपना कंटिन्यू हमारे पास आके यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि जो बच्चे एडमिशन लेने हमारे पास आना चाहते हैं उनको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए उनकी, 10+2 एंड अबव होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेट सब्जेक्ट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, 3 फोटोग्राफ चाहिए, डोमिसाइल चाहिए और सबसे जरूरी जो चीज है वो बच्चा जो हमारे पास जब आएगा वो वहां पे नीचे हमारा फर्स्ट फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, वहां पे उस बच्चे को एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनाना पड़ेगा, तभी वो बच्चा हमारे पास एलिजिबल होगा। इंडियन यूथ कांग्रेस के युवा क्रांति अभियान के तहत देश भर में बुनियादी ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है और यूथ कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई के लिए भी आज जम्मू में एक ऐसे ही 2 दिवसीय कैंप की शुरुआत हुई है जिसमें यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के चीफ गुलाम अहमद मीर ने इस कैंप की शुरुआत करवाई और यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रभारी भी कल कैंप के दूसरे व अंतिम दिन इसमें भाग लेने के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं। नमस्कार। आज जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस बुनियादी ट्रेनिंग प्रोग्राम यूथ कांग्रेस का यहाँ पे कर रही है। पूरे जम्मू कश्मीर के यूथ कांग्रेस के ऑफिस बेयरर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेयर और स्टेट ऑफिस बेयर यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे 2 दिन की ट्रेनिंग लेंगे और ज़्यादा ट्रेनिंग लेकर, ज़्यादा देश की सेवा की भावना लेकर यहाँ से जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी,
राष्ट्रीय प्रभारी कृष्ण एलोवेरा जी वो भी कल यहाँ पे आ रहे हैं। मीर साहब ने आज यहाँ पे ओपनिंग की है, झंडे का फ्लैग होस्टिंग किया है और हमें उम्मीद है कि जितने लोग यहाँ पे यूथ कांग्रेस के जितने नेता यहाँ पे एक्टिविस्ट्स यहाँ पे आए हैं, आने वाले समय में ट्रेनिंग करके भारत माता की सेवा जी जान से करेंगे। जिन चुनौतियों का सामना आज का युवा वर्ग कर रहा है, आज का अवाम जम्मू कश्मीर के अवाम जो कर रहा है, किसी न किसी मरले में, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे जो महंगाई का मुद्दा यहाँ पे हो, उसको किस ढंग से चुनौतियों का सामना किस ढंग से हम कर पाए, ये ओरिएंटेशन कैंप यहाँ पे होगा। और मैं समझता हूँ, फख्र महसूस करूँ, बड़े ही अच्छे डिसिप्लिन तौर पे ये कैंप यहाँ पे लगाया। नौजवान साथी जो ऊपर थे, हमारे कौम के नेता यहाँ पे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से नेतृत्व यहाँ पे कर सकते हैं। आने वाले दिनों में तमाम मुद्दों को उभारने का प्रयास भी यहाँ पे किया जाए ताकि उसका सोल्यूशन भी हम निकाल पाए। तो जम्मू के जीएमसी अस्पताल के शवगृह में तैनात कर्मचारियों की कुछ शिकायतें मिलने पर अस्पताल प्रशासन ने कड़ा रुख इख्तियार कर दिया है। दरअसल कुछ ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि शवों के लिए जरूरी सामान मृतकों के परिवार वालों को बाजार से लाने को कहा जा रहा है, और जिसके चलते अब अस्पताल प्रशासन ने कुछ फोन नंबर जारी कर दिए हैं, जिसमें कि जीएमसी की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने बताया है कि अगर पीड़ित परिवारों को जरूरी सामान अस्पताल की ओर से मुहैया करवाए जाने की बजाय बाजार से लाने को कहा जाता है तो वो इन फोन नंबरों पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कोई शव ही वहाँ पे होते हैं और पोस्टमार्टम के लिए या किन्हीं वजहों से कोई मेडिको लीगल केसेस भी या कोविड के केसेस कोई हों, तो ऐसे हालात में भी अगर कुछ ऐसा होता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आज हमने अपने निर्देश वहाँ पे लिख दिए हैं, जिनमें अगर कोई व्यक्ति या हमारा शहरी जिसके साथ ऐसी मुश्किल घड़ियों में भी ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस होते हैं या कोई उनको एक्सप्लॉइट करता है, तो वो इमीडिएटली हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर सकता है। हमारे हॉस्पिटल में हर जगह कंप्लेंट बॉक्सेस लगा दिए गए हैं, सजेशन बॉक्सेस लगा दिए गए हैं, और अगर कोई किसी का ऐसा एक्सपीरियंस हो तो वो हमारे कंट्रोल रूम में या जीएमसी की पुलिस पोस्ट में या हमारे सुपरिंटेंडेंट को, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारे जिम्मेवार अधिकारी हैं उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म करें, एक्शन सख्त से सख्त लिया जाए। फिशरीज डिपार्टमेंट के अस्थायी कर्मचारियों ने उन्हें मानदेय का भुगतान न किए जाने का आरोप लगाते हुए जम्मू में आज प्रदर्शन किया, और इन लोगों ने दावा किया है कि पिछले 15 सालों से सेवाएं देने के बावजूद उन्हें फूटी कौड़ी तक नहीं दी गई है, जबकि कश्मीर के अस्थायी कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने जम्मू के कर्मचारियों के साथ सरासर भेदभाव किए जाने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर उन्हें मानदेय नहीं दिया गया तो वो लोग भूख हड़ताल पर जाने को भी मजबूर हो जाएंगे। जितने भी लड़के हमारे जम्मू में हैं, वो पिछले 15 साल से डिपार्टमेंट को सेवाएं दे रहे हैं विदाउट सैलरी। हमें सैलरी नहीं दी जा रही। जब भी हम डायरेक्टर साहब के पास जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, तो हमें बोला जाता है फंड आएगा मिल जाएगा, काम हमसे लिए जा रहा है, मगर हमें बेसिस नहीं दी जा रही। मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने डिपार्टमेंट एचओडी डायरेक्टर साहब से कि ये कौन सा भेदभाव है, जम्मू के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो? अगर श्रीनगर में बेसिस दे रहे हो तो इधर गरीब बच्चे उनको क्यों नहीं दी जा रही? इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं कि हमारे जितने भी कैजुअल लेबर लड़के लगे हैं उनको जल्दी से जल्दी बेसिस रिलीज की जाए, नहीं तो हम गौर प्रदर्शन पे आएंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। थैंक यू। तो शिवसेना वाला कश्मीरी विस्थापितों को मिल रही मासिक राहत राशि को बढ़ाने और उनके घर की वापसी को जल्द से जल्द संभव बनाने की मांग की। आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कश्मीरी विस्थापितों के हक में आवाज बुलंद करते हुए कहा कि पिछले 32 सालों से विस्थापितों के लिए शिविरों में जीवन बिताना एवं महंगाई के इस दौर में गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो चुका है, और मात्र 13,000 की मासिक राशि में परिवार का पालन पोषण, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयों का खर्च लगभग असंभव है।
हमारे कश्मीरी विस्थापित भाई जो कश्मीरी पंडित परिवार यहाँ विस्थापिता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको जो मासिक राहत राशि मिलती है उसको 25,000 करने और उनकी घर वापसी को जो है सुनिश्चित बनाने की हम अपील करना चाहते हैं। देखिए, पिछले 32 साल से विस्थापित शिविरों के अंदर जीवन व्यतीत करना या मात्र एक कमरे के फ्लैट के अंदर जीवन व्यतीत करना कोई आसान काम नहीं है। वहीं महंगाई के दौर के अंदर मात्र 13,000 रुपए मासिक भत्ते के ऊपर, मासिक राहत राशि के ऊपर अपना घर, पढ़ाई, दवाइयों का खर्चा चलाना, ये भी लगभग असंभव है। तो इन तमाम से कश्मीरी परिवारों से जो हमें जानकारी मिल रही है कि इनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी लगभग असंभव बन चुका है। तो हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी घर वापसी को जो है सुनिश्चित बनाया जाए और इनको जो मिलने वाली राहत राशि है उसको 13,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया जाना चाहिए। तो पानी की समस्या को लेकर डिग्याना में लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से लोग परेशान हैं, लेकिन जल शक्ति विभाग उनकी समस्याओं का समाधान करने में अभी तक असफल सिद्ध हुआ है, जिसके कारण उन्हें सड़कों पर आने को अब मजबूर होना पड़ रहा है। देखो, सानू तकलीफ ये है कि साडे मुहल्ले च जिहड़ा बाजार दे पिछे मुहल्ला रोज चौथे दिन पानी बंद हो जाता है। और नंबर 2, पानी वाले की करते हैं, एक दिन राती 2 बजे खोलना, दूजे दिन दोपहरी 2 बजे खोलना, तीजे दिन 4 बजे खोलना। कोई उहदे सारा दिन नलके की सानू चौकीदारी करनी पैंदी है। ये काम जिहड़ा ये भी बंद होना चाहिए। और जिहड़ी रोज मोटर सड़दी है, इन्हां दी मोटर ज्यादा सड़दी है, कमीशन ले लेंदे ने उत्थों जाके, और कमीशन लैके ते उहदे कप वगैरह पाउंदे नहीं है, फ्री च करा लेंदे काम। और जेड़े को पूछो कोई जे टैलीफोन नहीं चुकता, यही टैलीफोन नहीं चुकता, फलाना नहीं चुकता, जाओ जी एक अफसर इन्हें है रखा जेड़ा लोकल है इत्थे दा, बस मुंडा कोई लोकल जेड़ा खोलदा पानी, ओदा अपना टाइम है, ओदा अपना टाइम है। जे उन्होंने आखो तो आखदे जी आपे पापा जी खोल छड़ गए। खोलना की राती 2 बजे पानी खोलते, कदे सवेरे 4 बजे खोलते, कदे 8 बजे, कदे 10 बजे। तो असीं कोई सारा दिन पानी की चौकीदारी थोड़ी करनी है, और काम भी जाना लोगों ने। इस वास्ते इन्होंने चाहिए असीं इकट्ठे नहीं होंदे, असीं इकट्ठे नहीं होंदे, इकट्ठे हो गए इन्हां दा सिर फाड़ने जाके इन्हां दे मां दफ्तर तोड़ांगे, फिर इन्हां नूं समझ आएगी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें आ रही है उसका ये है, 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद इनकी मोटर सड़ जाती है। कभी ट्रांसफार्मर सड़ गया, कभी कुछ हो गया। अभी जो रिसेंटली इश्यू हुआ है वो ये है, मंडे से यहाँ सोमवार से लेके आज तक 4 दिन हो गए हमारा ट्रांसफार्मर सड़ा हुआ है। और मैंने पर्सनली खुद इनिशिएटिव लेते हुए मैंने चीफ इंजीनियर साहब को फ़ोन किया, नहीं उठाया, एक्सिन साहब को किया, नहीं उठाया, डब्ल्यू साहब जो अनिल जी हैं उनको फ़ोन किया, उन्होंने रिस्पांस दिया कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो सड़ गया, हमारे पास है नहीं है, वो रिपेयरिंग के लिए वर्कशॉप गया, वो कल आ जाएगा। उन्होंने ये मेरे को दिलासा दिया। उसके बाद मैंने जेई को किया, जो राजेंद्र जी हैं, राजेंद्र जी का कहना मैं ट्रांसफर हो गया हूँ। ट्रांसफर के बाद वो जो संजीव नए आए उनको किया, वो कहते हैं साहब मैं अभी चार्ज लूंगा, चार्ज लेने के बाद इसको देखूंगा। अब आपके माध्यम से हम ये चीज कहना चाहते हैं कि इसका परमानेंट सोल्यूशन है क्या है। एक नंबर, आप प्लीज आज आप जो चैनल के माध्यम से आपको ये बता देना चाहते हैं, ये पब्लिक जितनी भी आई यहाँ से हटेगी नहीं जब तक यहाँ जेई साहब, एक्सियन साहब, जो भी हमारे जितने भी कंसर्निंग अथॉरिटीज हैं वो यहाँ पहुंचेंगी। उनसे हम बात करेंगे इस रिलेटेड कि हमारा जो पानी का मुद्दा है उसको सॉल्व किया जाए। आप भी जानते हैं यूटी सरकार है और इस समय जो एसेंशियल नीड्स हैं हमारी हैं वो जल्दी फुलफिल होनी चाहिए। 4-4 दिन मतलब पानी नहीं आ रही है, कहाँ की मतलब सरकार है, समझ नहीं आता है ना इस चीज के लिए। चलिए, में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।